Hello guys, today we are going to start up with a very important topic, that is the antifungal agents. My name is Anil Sharma. So let's begin with a very important topic without wasting our further time. So who have yet not subscribed my channel, please subscribe my channel Pharmacare, and if you like this video, please like this and share this video to all your friends. Let's begin with the topic. सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन एंटी फंगल एजेंट्स का इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ द एंटी फंगल हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बेसिक जो मेन टॉपिक हम उठाने वाले हैं आज, वो है पॉलिन्स। पॉलिन्स के अंदर आप पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक, उसके डोजेस क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, और डिफरेंट यूजेस, कौन कौन से यूजेस होते हैं पॉलिन्स एंटीबायोटिक्स के, वो पढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एंटी फंगल का मेनली बेसिकली यूज क्या होता है, या फिर एंटी फंगल होते क्या है। एंटी फंगल बेसिकली वो ड्रग होते हैं जो जहाँ पे फंगस या फिर फंगस रिलेटेड क्लासेस से जो भी इन्फेक्शंस क्रिएट होते हैं, चाहे वो सुपरफिशियली हो, चाहे वो डीप सीटेड या सिस्टमिक हो, उनमें जो भी ड्रग यूज होते हैं उनको एंटी फंगल वर्ड एंटी फंगल एजेंट्स बोलते हैं। और एक वर्ड इसमें आएगा माइकोसिस। माइकोसिस वर्ड जहां पे भी आए वो रिलेटेड टू दी फंगस होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। Next topic we are going to study is the classification of the antifungal agents. Antifungal agents की classification हम पढ़ते हैं। सबसे पहले classification जो आती है उसका नाम है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आती है जिसमें होते हैं पॉलिन्स। पॉलिन्स में जो ड्रग्स आते हैं उनका नाम है एम्फोटेरेसिन बी, जिसको हम AMB बोलते हैं, नाइस्टैटिन, हायामाइसिन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन इज इकोनोकैंडिन्स, जिसमें आता है आपका मीकाफंगिन, एनिडियोला फंगिन एंड कैस्पोफंगिन। अगर इसको हम याद करना चाहें तो इसका जो निमोनिक्स है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द ईच ड्रग ले लो, उसका निमोनिक बन जाएगा MAC। नेक्स्ट क्लास सब क्लासिफिकेशन इज अ हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरोन, जिसमें एग्जांपल आता है आपका ग्रेसियोफुल्विन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द एंटी मेटाबोलाइट, जिसमें एग्जांपल हमारा आता है फ्लूसाइटोसिन, जिसको हम 5-FCV बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एजोल्स, जिसमें सब क्लासिफिकेशन आता है इमिडाजोल्स, जिसमें टॉपिकली में आता है क्लोट्राइमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, मीकोकोनाजोल, इकोनाजोल, टियोकोनाजोल। एंड सिंथेटिक सिस्टमिक के अंदर आता है कीटोकोनाजोल। अगर इन दोनों को कंबाइन, अगर तुम निमोनिक्स याद करना चाह रहे हो तो इसमें बनेगा फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच ड्रग इज कॉमेट, COMET एंड के। कॉमेट के वर्ड याद करना है इसमें, तो सारे ड्रग याद हो जाएंगे, क्लोट्राइमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, मीकोकोनाजोल, इकोनाजोल, टियोकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ट्राइएजोल्स, जिसमें एग्जांपल आता है फर्स्ट जो ड्रग आता है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, नेक्स्ट इज टेराकोनाजोल, नेक्स्ट इज वोरिकोनाजोल, नेक्स्ट इज पोसाकोनाजोल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अलाइलामीन, जिसके अंदर आता है टर्बिनाफिन। अगर इसको ट्राइएजोल्स को याद करना पड़े तो फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच ड्रग लेना है, जिसका वर्ड बन जाएगा फिट, VIP, FIT एंड VP। एलाइलामीन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमारा आता है टर्बिनाफिन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज अदर टॉपिकल एजेंट, जिसमें एग्जांपल आता है टोलोनाफेट, अनडेकिनाइलिक एसिड, benzoic acid. Next drug is quinidochlor, and next is the ciloproix olamine. Next drug is butanafine, and last drug is sodium thiosulfate. फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द पॉलिन एंटीबायोटिक। पहली क्लासिफिकेशन जो होती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिन्स होता क्या है। बेसिकली जो आप वर्ड से ही पता कर रहे होगे, पॉलिन्स, पॉली मतलब बहुत सारे, इन्स वर्ड यूज होता है डबल बॉन्ड के लिए। द नेम पॉलिन इज डिराइव फ्रॉम द हाईली डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। जो पॉलिन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाईली डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं।
इसमें सबसे पहला जो ड्रग आता है पॉलिन्स के अंदर वो होता है एम्फोटेरेसिन बी, जिसको हम AMB भी बोलते हैं। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट इज दी इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस। जो एम्फोटेरेसिन बी होता है वो बेसिकली जो स्ट्रेप्टोमाइसिन नोडोसिस से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक, जो एम्फोटेरेसिन बी की जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है वो क्या होती है। एम्फोटेरेसिन बी AMB इज नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, इट कैन बी गिवन ओरली फॉर द इंटेस्टाइनल कैंडियासिस विदाउट सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। ये बोल रहा है कि जो एम्फोटेरेसिन बी है वो ओरली यूज तो नहीं करी जाती बेसिकली, क्योंकि ओरली एब्जॉर्ब ही नहीं होती, तो ओरली यूज क्यों करेंगे हम। ओरली दिया जाता है बट ओनली इन द इंटेस्टाइनल कैंडियासिस विदाउट अ सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के बिना अगर तुम दे, मतलब उसमें ओरल में तो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी वैसे ही कम होती है, बट जब सिर्फ एक कंडीशन में हम देते हैं इंटेस्टाइनल कैंडियासिस, अगर किसी भी पेशेंट को हो रखा हो तो हम ओरली एम्फोटेरेसिन बी को देते हैं, वैसे तो IV यूज करते हैं इसका। Administered IV as a suspension made with the help of a deoxy coleate, जिसको हम डॉक बोलते हैं। It gets widely distributed in the body but penetrate in the CSF is poor। ये बोल रहा है कि जो एम्फोटेरेसिन बी है उसको हम इंट्रावीनियस देते हैं, एज अ सस्पेंशन के थ्रू दे देंगे, और जो कि वो जो सस्पेंशन होता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ द डिऑक्सी कोलिएट डॉक। और ये जो डॉक होता है, जो सस्पेंशन होता है, जब हम IV देते हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आसानी से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट इसकी पेनिट्रेशन जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होती है CSF जो होता है उसमें पुअर होती है। Next is it binds to sterols in the tissue and to lipoproteins in the plasma and stays in the body for a long period। बट जो एम्फोटेरेसिन को जब हम बॉडी के अंदर दे देते हैं, जब बॉडी के अंदर पहुंचता है तो वो क्या करता है, स्टेरॉल्स जो टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ अच्छी तरह बाइंड हो जाता है, और जो लिपोप्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी तरह बाइंड होता है। इसीलिए इसी की वजह से बाइंडिंग कैपेसिटी, अच्छी बाइंडिंग कैपेसिटी की वजह से ये बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक स्टे करता है। नेक्स्ट इज द टर्मिनल एलिमिनेशन, T12 इज 15 days। जो एम्फोटेरेसिन बी का जो T12 होता है या एलिमिनेशन बहुत कम होता है, इसलिए इसको बहुत कम डोज में हम लेते हैं। After about 60% of amphotericin is metabolized in the liver। जो ज्यादातर जो 60%, ज्यादातर जो एम्फोटेरेसिन भी होता है 50% से ज्यादा, मतलब 60% जो होता है वो लिवर के अंदर हमारा मेटाबोलाइज होता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन अकर्स स्लोली बोथ इन यूरिन एंड बाइल, बट यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव ड्रग इज लो। ये बोल रहा है जो एक्सक्रीशन होता है दोनों यूरिन के अंदर भी और बाइल के अंदर, दोनों के अंदर एक्सक्रीशन बहुत कम स्लो होता है, और यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक्टिव ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन बहुत कम होता है। अब इसकी डोज कैसे ले जाती है, जो एम्फोटेरेसिन जो बी होता है उसको हम ओरली लेते हैं 50 to 100 mg QID दिन में 4 बार फॉर द इंटेस्टाइनल मोनियालिसिस, ऑल्सो टॉपिकली फॉर वेजाइनाइटिस एंड ऑटोमाइकोसिस। जो इंटेस्टाइनल मोनियालिसिस होता है और या वेजाइनाइटिस होता है या ऑटोमाइकोसिस होता है, वो सारे हमारे जो इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है, वो एक फंगस या ईस्ट से होता है जिसका नाम है कैंडिडिस एल्बिकन्स। जो अब ये वेजिनाइटिस का मतलब होता है, आइटिस का मतलब इन्फेक्शन होता है, कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, वेजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेजिनाइटिस। एंड ऑटोमाइकोसिस इज, माइकोसिस वर्ड मैंने आपको बताया था फंगस के लिए यूज होता है, जो फंगस इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसको बोलेंगे माइकोसिस। एंड ऑटो इज यूज फॉर द ईयर, ईयर में जो इन्फेक्शन होता है ड्यू टू द फंगस इज नोन एज अ ऑटोमाइकोसिस। Next we are going to study is the mechanism of action। mechanism of action basically हम पूरे एंटी फंगल एजेंट्स की पूरी क्लासिफिकेशन का mechanism of action पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है। बेसिकली जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन बेसिकली ब्रांच चेन होती है ऑफ β16 ग्लाइकोन एंड β13 ग्लाइकोन, दोनों से बनी होती है। और जो सेल वॉल के ऊपर क्या होता है, मैनो प्रोटीन्स होते हैं जो काइटिन्स के ऊपर लगे रहते हैं,
ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी फंगस की सेल वॉल का। ठीक है, उसके बाद पहली क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास पॉलिन्स। पॉलिन्स बेसिकली क्या करता है, पॉलिन्स करता है आयंस की लीकेज कर देगा, जिसकी वजह से सेल की लाइसिस हो जाएगी। बेसिकली ये मोटिव होता है हमारे पास, हमारा जो सेल वॉल का होता है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन आता है हमारा इक्विनोकैंडिन्स। इक्विनोकैंडिन्स में क्या होता है, हम इक्विनोकैंडिन्स बेसिकली हमारा क्या करता है, 1,3 बीटा ग्लाइकन सिंथेटेज का जो करता है इनिबिशन कर देता है, जिसकी वजह से सेल वॉल की जो लाइसे डिस्ट्रप्शन कर देगा, जिसकी मतलब तोड़ देगा। तोड़ने का मेन मोटिव एंटी फंगल एजेंट का यही होता है कि किसी भी सेल वॉल को खत्म करना। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। जो हमारा जो फंगस होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए की दोनों की सिंथेसिस होगी। अब जो ड्रग होता है फ्लोरोपायरामिडीज, जो क्या करते हैं, या तो डीएनए की या आरएनए की सिंथेसिस रोक देंगे। ये रोकेंगे कैसे, ये क्या करेंगे, थाइमी जो होता है उसकी सिंथेसिस को रोक देंगे। रोकेंगे तो जरूर, बट उसकी जगह थाइमीन की जगह यूरेसिल का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। और एक होता है कि डीएनए की सिंथेसिस रोकेंगे, ऊपर से प्रोटीन की भी सिंथेसिस रोकेंगे, मतलब आरएनए की सिंथेसिस रोकेंगे। उसके बाद एक ड्रग आता है ग्रेसियोफुल्विन। ग्रेसियोफुल्विन बेसिकली उसका 3 तरह से काम वो करता है। पहला होता है माइटोसिस का इनिबिशन कर देगा, माइटोसिस रोक देगा। सेकंड होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को रोक देगा, या फिर स्पिंडल की असेंबली को रोक देगा। बेसिकली ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल जो होते हैं वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल को। रिजिडिटी प्रोवाइड मतलब रिजिडिटी अगर खत्म हो गई किसी भी सेल की, तो वो सेल क्या होगा, टूट जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद एक और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये सेल डिवीजन को रोक देता है मेटाफेज पे। ग्रेसिफुल्विन की 3 बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं ये। उसके बाद आता है अलाइलमीन्स। अलाइलमीन्स में बेसिकली ड्रग जो आता है वो होता है टर्बिनाफिन्स। टर्बिनाफिन्स बेसिकली क्या करते हैं, स्क्विलिन एपॉक्सीडेज जो होता है वो हेल्प करता है आपका इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रोस्टेरॉल। एग्रोस्टेरॉल बेसिकली स्टेरॉल्स होते हैं जो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं फंगस की सेल वॉल को। बट अगर एलाइलमीन्स अगर हम देंगे तो स्क्विलिन एपॉक्साइड्स को इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से एग्रोल जो एग्रोस्टेरॉल्स होते हैं वो इनिबिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस आने की वजह से टॉक्सिक जो स्टेरॉल्स हैं वो एक्यूमुलेट होंगे और सेल क्या हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। एजोल्स में क्या होता है, एजोल्स के अंदर आपका बेसिकली 1,4 अल्फा डी मिथाइलेज आपका इनहिबिट करता है एजोल्स, जिसकी वजह से एग्रोस्टेरॉल नहीं बनेगा। एग्रोस्टेरॉल नहीं बनेगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेगा, टॉक्सिक इंटरमीडिएट ऑफ स्टेरॉल्स को अपना एक्यूमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रेस आ जाएगा और मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा सेल। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉलिन्स। पॉलिन्स का सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट आता है, एक होता है एक्यूट रिएक्शन। एक्यूट रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है, दिस अकर विद द ईच इन्फ्यूजन एंड कंसिस्ट ऑफ चिल्स, फीवर्स, एक्स, पेन all over, nausea, vomiting, dyspnea, last for the 2 or 5 hours, probably due to the release of cytokinins, interleukins and ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये बेसिकली जो एक्यूट रिएक्शंस होती है बेसिकली वो इन्फ्यूजन की वजह से होती है। और इसमें क्या होता है, ठंड लगेगी, बुखार आ जाएगा पेशेंट्स को, दर्द होने लग जाएगा सारे बॉडी के में, नोजिया होएगा पेशेंट को, वॉमिटिंग होने लग जाएगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाएगी। ये सारे सिम्टम्स कम से कम 2 से 5 घंटे तक हो सकते हैं। और ये सारे सिम्टम्स बेसिकली साइटोकाइनिन्स के रिलीज की वजह से होते हैं। बेसिकली 2 साइटोकाइनिन्स आपके रिलीज होते हैं, एक होता है इंटरल्यूकिन्स, एक होता है आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है, व्हेन द रिएक्शन इज सीवियर द डोज शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली। जैसे जैसे रिएक्शन सीवियर होने लग जाए, खतरनाक होने लग जाए, वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ता है, डोज इंक्रीज करना पड़ता है ग्रेजुअली। वैसे नेक्स्ट पॉइंट इज यूजुअली द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द कंटिन्यूअस मेडिकेशन। ये बोल रहा है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो इंटेंसिटी आपकी जैसे जैसे तुम मेडिकेशन लोगे तो वैसे वैसे तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ जो रिएक्शंस हैं वो कम होने लग जाएगी।
Next point is injection hydrocortisone 0.6 mg per kg with the infusion may reduce the intensity of reaction. ये बोल रहा है अगर तुम्हारी रिएक्शन इंटेंसिटी अगर तुम्हें कम करनी है तो तुम क्या कर सकते हो, एक हाइड्रोकॉर्टिकोसोन ले सकते हो 0.6 mg पर kg इन्फ्यूजन के थ्रू ले सकते हो, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी रिएक्शन की है वो कम हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रोम्बोफेल्बाइटस. थ्रोम्बोफेल्बाइटस फेल्बाइटस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स, जो मतलब इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है अगर तुम इंजेक्शन दो वेन्स के अंदर. अगला जो रिएक्शन होता है वो होता है लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी. लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी में बेसिकली नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी होती है. ये बेसिकली रिवर्सिबल होती है और ऊपर से यूनिफॉर्म होती है और डोज रिलेटेड होती है. जो मैनिफेस्टेशन इसमें होते हैं वो होता है एजोटिनिमा. एजोटिनिमा बेसिकली क्या होते हैं, जब किसी भी पेशेंट के अंदर अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी तो उसके ब्लड के अंदर अगर यूरिया और नाइट्रोजन बेस्ड जो भी कंपाउंड है अगर वो बढ़े, अगर इंक्रीज होए उसमें कंसंट्रेशन में, तो उसको बोलेंगे एजोटिनिमा. रिड्यूस इन जीएफआर ग्लूमुलर फिल्ट्रेशन रेट उसका कम हो जाएगा ड्यू टू द नेफ्रोटॉक्सिसिटी. एसिडोसिस होने लग जाएगा, एसिड ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा बनने लग जाएगा. हाइपोकोलेमिया मतलब कंसंट्रेशन ऑफ जो पोटेशियम है वो कम होने लग जाएगा. इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वो पेशेंट जिसके भी अंदर नेफ्रोटॉक्सिसिटी है. इट रिवर्सेस स्लोली, ये क्या करता है, ये जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो स्लोली स्लोली रिवर्स होता है. बट इन जो अगर तुमने थेरेपी स्टॉप कर दी तो उसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद रिवर्स नहीं हो पाएगा वो. बेसिकली अगर किसी भी बंदे को नेफ्रोटॉक्सिसिटी है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकता है अगर ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिसिटी अगर हो रही है. नेफ्रोटॉक्सिसिटी बेसिकली किडनी के रिलेटेड, किडनी में अगर टॉक्सिसिटी होती है तो उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोलते हैं. अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट भी करनी पड़ती है. अगर तुमने उसमें क्या होता है, लाइफ लॉन्ग आपका थेरेपी चलती है, लाइफ लॉन्ग आपको ड्रग लेनी पड़ती है. नेक्स्ट जो आता है आपका एनीमिया. एनीमिया में बेसिकली ज्यादातर जो पेशेंट होता है वो स्लो प्रोग्रेसिंग एनीमिया होता है उसके अंदर. वो बेसिकली बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से होता है. उसमें क्या कर सकते हैं हम, वो एक तो रिवर्सिबल हो सकता है. रिवर्सिबल अगर तुम्हारा बोन मैरो ज्यादा खराब है तो उसमें बोन थेरेपी तुम दे सकते हो ताकि ये एनीमिया खत्म हो जाए. बेसिकली एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है आपका हीमोग्लोबिन की कमी होना बॉडी के अंदर. बॉडी ब्लड के अंदर अगर तुम्हारी हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो उसको एनीमिया बोलते हैं. ये ज्यादातर रिवर्सिबल होता है, वो तो मैंने बता दिया. और अगर ज्यादातर तुम्हारा बोन मैरो अगर खराब है ज्यादा तो बोन थेरेपी उसमें कर सकते हो. उसके बाद आता है सीएनएस टॉक्सिसिटी. सीएनएस टॉक्सिसिटी बेसिकली इंट्राथीकल इंजेक्शन की वजह से होता है. इंट्राथीकल इंजेक्शन आपका डायरेक्टली सीएनएस के अंदर, सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड या सीएसएफ के अंदर दिया जाता है. उसमें क्या होता है, हेडेक, सर में दर्द होने लग जाएगा, आपको वॉमिटिंग आएगी और नर्व प्लासिया मतलब नर्व की वीकनेस होने लग जाएगी ड्यू टू द इंट्राथीकल injection. Next topic we are going to study is the uses of pollens. Uses में सबसे पहला यूज आता है एम्फोटेरेसिन बी कैन बी अप्लाइड टॉपिकली फॉर द ओरल वेजाइनल क्यूटेनियस कैंडिडेस एंड ऑटोमाइकोसिस. ज्यादातर जब ओरली वेजाइनल या फिर क्यूटेनियस के अंदर कैंडिडेस हो रखा हो या फिर ईयर में इंफेक्शन हो रखा हो तो उसमें क्या करते हैं हम, एम्फोटेरेसिन बी को यूज करते हैं टॉपिकली. Second, it is the most effective drug for the various type of systemic mycosis and is a gold standard of antifungal therapy. ज्यादातर क्या होता है, एम्फोटेरेसिन बी एक प्रिफर्ड ड्रग होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस होता है. जब कभी भी फंगस की वजह से कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रखा हो तो हम एम्फोटेरेसिन बी हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है. ये ज्यादातर क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ हमारा सिस्टेमिक माइकोसिस में भी बहुत ज्यादा काम आता है. Second, however, because of the higher toxicity, amphotericin B, the azole antifungals are now preferred. ज्यादातर क्या होता है कि अभी तो एम्फोटेरेसिन बी की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एजोल एंटीफंगल्स का ज्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं उसको. नेक्स्ट इसमें आता है एक फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया. फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया के अंदर क्या होता है हमारा, सिम्टम्स में बताता हूँ. फीवर हो लग जाता है. इसमें क्या होता है, जो WBC होते हैं हमारे वो ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं, एक्सट्रीम लो लेवल हो जाती है, उसकी वजह से जो फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया होने लग जाता है.
Empirical use of IV amphotericin B is often made in neutropenic patient whose fever is not responding to IV bactericidal antibiotics. जब कभी भी किसी को भी फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया हो गया तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पेशेंट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स से आईवी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स से अगर मतलब उसका फीवर ना जा रहा हो तो उसमें क्या करते हैं हम आईवी एम्फोटेरिसिन बी हम न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स के अंदर देते हैं जिसकी वजह से फीवर उसका कम होने लग जाता है। उसके बाद आता है एक लेशमियानेसिस। लेशमियानेसिस इज a disease which is caused by the sand fly, biting of a sand fly की वजह से होता है। Amphotericin B is most effective drug for resistance cause of कालाजार and mucocutaneous leishmaniasis। एम्फोटेरिसिन बी जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है आपका इसमें लेishmaniasis में, म्यूकोक्यूटेनियस लेishmaniasis में और कालाजार में। नेक्स्ट ड्रग under the pollens is the nystatin. Nystatin is basically obtained from the Streptomyces norsci. It is similar to amphotericin B in antifungal action and other properties. ज्यादातर जो नाइस्टेटिन होता है वो बेसिकली उसका जो एंटी फंगल एक्शन होता है वो बेसिकली एम्फोटेरिसिन बी की तरह ही होता है और ये नाइस्टेटिन स्ट्रेप्टोमाइसिन नॉर्सी से ही ऑब्टेन होता है। Next is however because of the higher systemic toxicity it is used only locally in superficial candidiasis। ये ज्यादातर नाइस्टेटिन की टॉक्सिसिटी की वजह से ये लोकली ही यूज करते हैं, सुपरफिशियल अगर कैंडिडेट्स हो तो ही यूज करते हैं वरना हम सिस्टमिकली इसको यूज नहीं करते। नेक्स्ट इसका फार्माकोकाइनेटिक्स हम पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इज गिवन ओरली, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड कैन बी यूज्ड इन मोनीलियल डायरिया ड्यू टू द सुपर इन्फेक्शन और अदरवाइज 5 लाख यूनिट TDS 1 mg is equal to 2000 यूनिट्स। बेसिकली इसको नाइस्टेटिन को हम ओरली यूज करते हैं बट ये एब्जॉर्ब नहीं होता। इसको हम यूज करते हैं मोनीलियल डायरिया। मोनीलियल डायरिया क्या होता है? मोनीलियल मतलब मोनीलिया एक टाइप का फंगस है, कैंडिडिया मोनीलिया, उसकी वजह से जो डायरिया कॉज होता है उसको बोलते हैं मोनीलियल डायरिया। उसके अंदर हम 5 लाख यूनिट यूज करते हैं दिन में 3 बार और 1 mg लगभग 2000 यूनिट के करीब होता है। सेकेंड, नोजिया एंड बैड टेस्ट इन द माउथ आर द ओनली साइड इफेक्ट। ज्यादातर जो साइड इफेक्ट होते हैं वो नोजिया होती है और बैड टेस्ट होते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखा नहीं जाता है नाइस्टेटिन के अंदर। नाइस्टेटिन इज इफेक्टिव बट लेस देन एजोल्स इन मोनीलिया वेजाइनेटिस। 1 लाख यूनिट टैबलेट इंसर्टेड इन ट्वाइस डेली। ज्यादातर जो नाइस्टेटिन होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है मोनीलिया वेजाइनेटिस के में, बट एजोल से कम होता है। और इसमें क्या करते हैं, वेजाइना के अंदर हम क्या करते हैं 1 लाख यूनिट की टैबलेट को हम इंसर्ट करते हैं दिन में 2 बार। फॉर द ओरल थ्रैश द वेजाइनल टैब may be crushed and suspended in a glycerine for the application of the माउथ। जो वेजाइना के अंदर हम टैबलेट डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, उस टैबलेट को लेके क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद ग्लिसरीन में सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड करने के बाद हम माउथ में लगाएंगे इन द ओरल इन्फेक्शन ड्यू टू द अगर फंगस की वजह से कोई ओरल में इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड एरोसोल। एग्जांपल बैक्लोमेथाजोन कैन कॉज ओरल कैंडिडियासिस। नाइस्टेटिन इज इफेक्टेड इन द प्रिवेंटिंग एज वेल इन ट्रीटिंग इट। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो एरोसोल्स होते हैं जैसे बैक्लोमेथाजोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओरल कैंडिडियासिस हमें कॉज कर देंगे किसी भी पेशेंट के अंदर। बट हम नाइस्टेटिन अगर यूज करें तो उसमें क्या है, एक तो प्रिवेंट करने में, ऊपर से ट्रीट करने में भी यूज कर सकते हैं, उसको और ज्यादा बढ़ नहीं सकता ओरल कैंडिडियासिस और वो मर भी जाएगा कैंडिडियासिस, उसके ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं नाइस्टेटिन को हम। Similarly, it is used for the corneal conjunctivitis cutaneous candidiasis in the form of an ointment। ज्यादातर जो कॉर्नियल होते हैं, कॉर्निया में जो इन्फेक्शन होता है या कंजक्टिवा में जो इन्फेक्शन होता है या क्यूटेनियस कोई भी इन्फेक्शन होता है ड्यू टू द कैंडिडियस एल्बिकन्स, उसमें क्या करते हैं हम ऑइंटमेंट की तरह हम यूज करते हैं इसको। नो इरिटेशन और अदर साइड इफेक्ट इज ऑर्डिनरी सीन। कोई भी इरिटेशन नहीं दिखाई देगा, कोई अदर साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देगा इसको यूज करने से। नेक्स्ट ड्रग इज हाइमाइसिन।
First point is it is isolated from the Streptomyces pimprina and developed by the Hindustan Antibiotics at the Pimprin. ये जो हाइमाइसिन होता है वो एक स्ट्रेप्टोमाइसिन पिम्प्रीना से डेवलप होता है और ये बनाया जाता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक एट द पिम्परी. पिम्परी एक सिटी है महाराष्ट्र की, वहां पे बनाया जाता है. इट इज सिमिलर टू नाइस्टेटिन बट मोर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल. हाइमाइसिन ज्यादातर नाइस्टेटिन की तरह ही सिमिलर होता है बट ज्यादा ये हाइमाइसिन जो होता है वो ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू नाइस्टेटिन. Second, a fraction of orally administered drug is absorbed but cannot be relied upon the treatment of systemic mycosis. ये बोल रहे हैं जब हम हाइमाइसिन को orally administer करते हैं तो वो उसका fraction of dose तो absorb हो जाता है बट उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि वो systemic mycosis treat कर सकता है या नहीं कर सकता. Next topic is uses of hymycin. Uses is restricted to the topical application for oral thrush, cutaneous candidiasis, monilial and trichomonas vaginatus and otomycosis by the aspergillus. ये बोल रहा है कि हाइमाइसिन का जो यूज है वो बहुत ही कम है, बहुत लिमिटेड है. ये ज्यादातर ओरल थ्रश में, क्यूटेनियस कैंडिडियस, मोनिलियल और ट्राइकोमोनास वेजाइनेटिस में, ऑटोमाइकोसिस ईयर इन्फेक्शंस में यूज होता है जो कि कॉज होते हैं बाय द ईस्ट नोन एज एस्पार्जिलस. एस्पार्जिलस की स्पीशीज से हम जो कॉज होते हैं ये ईयर इन्फेक्शन या वेजाइना के अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है या मोनिलिया की वजह से जो इन्फेक्शन कॉज होते हैं या फिर क्यूटेनियस, जो क्यूटेनियस लेयर होती है उसकी उस पे जो इन्फेक्शन होते हैं ड्यू टू दिस फंगस, और ओरली माउथ के अंदर जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसी में यूज कर सकते हैं. बस ये लिमिटेड यूज है इसका. Next class which come under the antibiotic is the echinocandins. Echinocandins are the new class of potent semi-synthetic antifungal antibiotic with a complex cyclic lipopeptide structure which stands out due to the low toxicity compared to amphotericin B. जो इकोनोकैंडिन्स होते हैं एक तो ये पोटेंट सेमी सिंथेटिक एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और साइक्लिक लिपोपेप्टाइड स्ट्रक्चर होता है इनका. लिपोपेप्टाइड की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका और जो टॉक्सिसिटी कम होने के कारण ये एम्फोटेरिसिन बी के कंपेयर में जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इकोनोकैंडिन्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू एम्फोटेरिसिन बी. नेक्स्ट जो ड्रग आता है इसके अंदर वो होता है कैस्पोफंगिन. Caspofungin, it is a first and prototype membrane of a class active mainly against the Candida and Aspergillus. ये एक फर्स्ट प्रोटोटाइप मेम्ब्रेन होता है क्लास का. प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि जो कैस्पोफंगिन है वो सबसे पहले डिस्कवर करा गया होगा इस क्लास के अंदर. मेनली जो कैस्पोफंगिन है वो कैंडिडा और एस्पार्जिलस के अगेंस्ट काम करेगा. Next is caspofungin is not absorbed orally, has to be infused IV. It is distributed in the tissues but does not enter the CSF. जो caspofungin है वो ज्यादातर क्या होता है orally effective नहीं होता, orally absorb नहीं होता, इसलिए हम उसको IV infuse करते हैं और ये सारे टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आसानी से, बट ये CSF के अंदर आपका एंटर ही नहीं होता हो पाता. CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर वो हमारे ब्रेन के अंदर जो एंटर नहीं हो पाता कैस्पोफंगिन. नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म इज एक्सटेंसिवली एंड मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज वेल एज द फीकस विद अ प्लाज्मा T half of 10 hours. जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत अच्छी होती है मेटाबॉलिज्म इसकी, और मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के अंदर और फीकस के अंदर, और इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है T half जो होता है वो 10 hours का होता है. जो डोज हम देते हैं इसमें 70 mg लोडिंग डोज इन्फ्यूज्ड IV ओवर 1 hour एंड फॉलोड बाय 50 mg IV डेली. जो 70 mg होता है वो लोडिंग डोज होता है, 1 घंटे के लिए देते हैं हम. लोडिंग डोज का मतलब है कि जो स्टार्टिंग डोज होती है किसी भी ड्रग की ये बहुत ज्यादा देते हैं हम ताकि जो फर्दर जो डोज दी जाए उस पेशेंट को वो कम हो. जैसे हम 70 mg दे रहे हैं तो उसमें जो टारगेट लेवल है, जो भी टारगेट लेवल होगा उसका कुछ लेवल होगा प्लाज्मा के अंदर वो अटेन हो जाए, इसलिए हम लोडिंग डोज देते हैं. और उसके बाद क्या होता है हम कम डोज देते हैं. जैसे इसमें पहले क्या लोडिंग डोज 70 mg है तो उसके बाद 50 mg
mg IV डेली देना पड़ता है, वरना अगर तुम लोडिंग डोज नहीं दोगे तो जो प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन है, जो टारगेट लेवल है, वो अटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा डोज देनी पड़ेगी रेगुलरली। लास्ट क्लास विच कम अंडर द एंटीबायोटिक इज द हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरिन। उसके अंदर जो ड्रग आता है वो होता है ग्रेसियोफुल्विन। ग्रेसियोफुल्विन इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्वम। जो ग्रेसियोफुल्विन होता है वो बहुत सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स था वो था, और जो कि एक्सट्रैक्टेड करा गया है पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्विन से। Second point is Graciofulvin is fungistatic for the most dermatophyte, including the epidermatophyton, trichophyton, mycosporum, etc., but not against the candida and other fungi causing the deep mycosis। जो ग्रेसियोफुल्विन है वो एक फंगस जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकता है, बट उसको मारता नहीं है। फंगी स्टैटिक इसीलिए बोला है, फंगी स्टैटिक। स्टैटिक इज द सिर्फ रोकेगा, फर्दर ग्रोथ नहीं होने देगा, बट उसको मारेगा नहीं। ज्यादातर जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं उसमें क्या कौन कौन से आते हैं, उसमें होता है एपिडर्मेटोफाइटोन होता है, ट्राइकोफाइटोन होता है, माइकोस्पोरम होता है। उनके अगेंस्ट तो काम करता है, बट ये कैंडिडा के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, और जो वो फंगस उन फंगस के काम अगेंस्ट भी काम नहीं करेगा जो सिस्टमिक माइकोसिस कॉज करेंगे, जो डीप सीटेड माइकोसिस कॉज करेंगे, उनके अगेंस्ट भी ये काम नहीं करेगा ग्रेसिफुल्विन। जो फार्माकोकाइनेटिक्स हम पढ़ते हैं इसकी, फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रेसियोफुल्विन फ्रॉम द जीआईटी इज इरेगुलर बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो वाटर सॉल्युबिलिटी। लो सॉल्युबिलिटी होने के कारण इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो जीआईटी के अंदर इरेगुलर होती है। Absorption is improved by taking it with the fats by the microfining the drugs. Now ultra microfin particle preparation from which absorption is still better available. जो absorption है इसकी हम increase कर सकते हैं by using the, अगर इसको हम ग्रेसिफुल्विन को फैटी अगर फूड के साथ अगर हम यूज करें, या फिर माइक्रोफिनिंग, अगर ड्रग पार्टिकल्स का, ग्रेसिफुल्विन के ड्रग पार्टिकल्स का अगर हम माइक्रोफिनिंग कर दे। माइक्रोफिनिंग होती है अगर पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा छोटी, आजकल तो अल्ट्रा माइक्रोफिन पार्टिकल्स की प्रिपरेशंस भी आने लगे, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हमारा बेटर होने लगा है। नेक्स्ट, ग्रेसियोफुल्विन गेट्स डिपॉजिटेड इन द केराटिन फॉर्मिंग अ सेल, स्किन, हेयर, नेल्स। जो ये बोल रहा है कि जब हम ग्रेसियोफुल्विन लेते हैं तो वो जाके केराटिन में डिपॉजिट हो जाता है, जहां केराटिन हमारा प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर, हेयर्स के अंदर और नेल्स के अंदर, और उनके सेल्स बनाता है। Next point is Graciofulvin is largely metabolized primarily by the methylation and excreted in the urine। ये बोल रहा है जो Graciofulvin है वो ज्यादातर मेटाबोलाइज होता है मिथाइलेशन से, और यूरिन के अंदर वो एक्सक्रीट हो जाता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ जो होती है इसकी 24 आवर्स होती है, बट ये स्किन के अंदर और केराटिन के अंदर वो ज्यादातर वीक्स के लिए भी रह सकता है। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट इसमें टॉक्सिसिटी ऑफ द ग्रेसियोफुल्विन इज लो एंड यूजुअली नॉट सीरियस। जो टॉक्सिसिटी होती है या एडवर्स इफेक्ट होता है उसका ज्यादातर देखा भी नहीं जाता और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता, नॉर्मल होते हैं। जो हेडेक इज द कॉमनेस्ट कंप्लेंट फॉलोड बाय द जीआईटी डिस्टर्बेंस। ज्यादातर जो कंप्लेंट करी जाती है वो होती है हेडेक, जो सर में दर्द अगर होगा, या तो जीआईटी डिस्टर्बेंस हो गई, नोजिया, वॉमिटिंग, या फिर डायरिया वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगी। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट इज सीएनएस सिम्टम्स एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस आर ओकेजनल। जो सीएनएस सिम्टम्स होती हैं वो हो सकती है सर में दर्द वगैरह, यही हो जाएंगे। और पेरिफेरल न्यूराइटिस तो होता है कि या फिर पेरिफेरली जो नर्व्स होती हैं वो नम हो जाएगी, या फिर उसमें वीकनेस आ जाएगी, या फिर उस नर्व्स का डैमेज होने लग जाएगा। ये इसके एडवर्स इफेक्ट होता है। और जो साइड इफेक्ट अगर हम देखें इसके, तो रैशेस होने लग जाएंगे बॉडी के ऊपर, फोटो एलर्जी हो जाएगी, इसको लाइट से एलर्जी होने लग जाएगी पेशेंट्स को। ये तभी देखे जाते हैं जब हम ग्रेसियोफुल्विन का जो डोजेज है वो लेना बंद कर दें, या उसका एडमिनिस्टर ना करें, डिसकंटिन्यूएशन कर दें उस ड्रग का। गायनेकोमेस्टिया इज रिपोर्टेड। गायनेकोमेस्टिया होता है जब मैन के या बॉयज के अंदर जो ब्रेस्ट है वो उसका एनलार्जमेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया।